ऑलराइट, डायनामिक्स का जो पोर्शन है ना, मूवमेंट, इसमें भी स्टडी होती है, सी इज आल्सो द स्टडी ऑफ मूवमेंट। लेकिन डिफरेंस ये है कि डायनामिक्स के चैप्टर के अंदर हम मूवमेंट को उसकी कॉज के साथ पढ़ते हैं। कॉज से मुराद ये है कि भाई फोर्स, कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो किस वजह से मूव कर रही है, क्या चीज है जो उसे मूव करा रही है। So we were studying about velocities and accelerations and all sort of stuff, but this time we'll also be studying it with respect to force. So the very first thing that you are going to find out over here is the definition of force. Right? पहला काम अब ये force की definition लिखो। अच्छा भाई, force की definition में generally आप बोलते हो it's a push or a pull. See, you either push something or you pull something. See, and that is basically the exertion of force. The SI unit is newtons, say capital N, symbol बनता है, and it's a vector quantity. Why is force a vector quantity? देखो, until and unless I tell you the direction of force, you will be in confusion कि भाई where and how should I apply that force. मिसाल के तौर पे I give you a task कि भाई एक box रखा हुआ है, and what you have to do is that you have to apply a force of 10 newtons on that box. बोलोगे चलो ठीक है, मैं 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर देती हूँ सर, लेकिन 10 न्यूटन की फोर्स कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे करूँ? Should I pull it with 10 Newton? Should I push it with 10 Newton? Should I lift it up? Should I press it down? Should I apply it at a certain angle? तो मसला ये है कि until and unless I clarify the direction of that force, this is the box. See? So you'll be like, I can apply 10 newtons like this. I can apply 10 newtons like this. Like this, I can lift it up, press it down. I can even apply it at a certain angle in this manner or in this manner. So there are numerous options available in which I can apply a force. Until and unless I'm specified the direction of that force, the statement is incomplete. And we will also say that the change in direction of the force is going to change the consequence. अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई तो जो रिजल्ट होगा आपका वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर चीज को आगे भेजना था, वो हो सकता है पीछे आना शुरू हो जाए फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से। सही, स्पीड अप करना था, हो सकता है स्लो डाउन होना शुरू हो जाए। तो ये चीज है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, हम दो किस्म की फोर्सेस के ऊपर जनरल बात करेंगे जो कि कॉमनली पूछ ली जाती है। उसमें से एक फोर्स है टेंशन फोर्स और एक फोर्स है कंप्रेशन फोर्स। टेंशन फोर्स उस वक्त आती है जब आप किसी चीज को खींचते हो, जैसे यू सी दीज स्टूडेंट्स इन अ टग ऑफ वॉर, दे आर अप्लाइंग फोर्स एज एफ मार्क्ड हुआ है कि भाई दो स्टूडेंट्स लेफ्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तीन स्टूडेंट्स राइट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इन स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से देखो, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट पे खड़े हुए, उनको क्या लग रहा होगा कि रोप के अंदर जो फोर्स है वो राइट साइड पे जा रही है। दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द लेफ्ट, उनको क्या लग रहा होगा, रोप में फोर्स राइट साइड पे जा रही है, रोप उन्हें राइट की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और वो स्टूडेंट्स जो राइट की तरफ खड़े हुए, उनको क्या फील हो रहा होगा, उनको फील हो रहा होगा कि रोप जो है वो लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये जो फोर्स इनको रोप में एक्सपीरियंस हो रही थी ना, दैट फोर्स इज द टेंशन फोर्स। खिंचाव, टेंशन को बोलते हैं खिंचाव। तो टेंशन फोर्स की जो डायरेक्शन है, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अवे लगती है। जैसे दीज टू बॉयज वर अप्लाइंग फोर्स टू द लेफ्ट, टेंशन होगी राइट की तरफ इनके लिए। इसी तरह द थ्री बॉयज वर अप्लाइंग फोर्स टू द राइट, इनके लिए टेंशन होगी लेफ्ट की तरफ। तो एक ये चीज है। अगली फोर्स है कंप्रेशन फोर्स। जैसे इस बंदे को मैंने दिखाया, ही इज ट्राइंग टू पुश द ब्लॉक, सही, एंड देयर इज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ इट। इट्स काइंड ऑफ लाइक ही इज पुशिंग द ब्लॉक टुवर्ड्स द वॉल। तो this thing is actually causing a compression of that box को compress करने की कोशिश कर रहा है वो। he is applying a force to the right। अगर वो ये पूछे कि भाई इसको कहाँ फील हो रही होगी फोर्स, तो he will be experiencing a force like this।
उसे लग रहा होगा बॉक्स उसके ऊपर फोर्स लगा है. This is what he's going to be experiencing. That is the compression force. ये compression force है. Compression force हमेशा towards the point of application of force लगती है. एक और मिसाल देता हूं मैं इसकी. अज्यूम करो आपकी एक स्प्रिंग है आपके पास. ठीक है, मैं बोलता हूं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करो अपने फिंगर अपने थंब को यूज करके. सही. जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो आपका थंब और आपकी फिंगर जो यह साइड्स पे है उन्हें फोर्स कैसे फील हो रही होगी. आपके थंब को लग रहा होगा कि स्प्रिंग आपको यहाँ पुश कर रहा है, आपकी फिंगर को लग रहा होगा कि स्प्रिंग आपको इधर पुश कर रहा है. सेकंड में असल में एक फाइल को रीस्टार्ट कर दूं, इशू आ जाता है इसमें अक्सर. अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलराइट, so this was the compression. और मैं एग्जांपल ये दे रहा था. This was the spring that we had, and I compressed the spring using my thumb and the finger. तो मुझे फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रही है वैसा एक्सपीरियंस हो रही है. So the compression force always acts towards the point of application of force. जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वहां पे उस डायरेक्शन में उसी पॉइंट की तरफ आपको कंप्रेशन होती हुई फील होती है. So as if the spring is trying to push your finger and your thumb back. ये वाला मामला है. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. All right. Just give me a second. All right. So if I write about compression over here, we'll see that compression acts towards the point of application of force. सही. तो ये दो फोर्सेस के बारे में हमें यहाँ पे क्लियर हो गया. चलो अब हम बात करते हैं न्यूटन के लॉज की, क्योंकि जो फोर्स है उसको समझाने में न्यूटन के जो 3 लॉज है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं. We'll start from the Newton's first law of motion. Newton's first law of motion basically gives you an understanding for the system to be in equilibrium. System जब balanced होता है, balance में क्या क्या चीजें आती है वो भी अभी हम देखेंगे और इसकी जो exact statement है वो भी देख लेते हैं. The very first thing about Newton's first law, he says that an object
continues in a state of rest or uniform motion. See, an object continues in a state of rest or uniform motion unless acted upon by a resulting force. See? अच्छा, इसमें दो बातें हैं, इसको मैं समझाता हूँ कि इसमें कहा क्या गया है. वो बोलते हैं an object continues in a state of rest और यूनिफॉर्म मोशन. ये दो सिचुएशंस बताई गई है एक ऑब्जेक्ट की अगर उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स ना आ रही हो. रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो इन द सेंस ये समझ लीजिए कि तमाम फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही है वो सब कैंसिल हो जाए. इट्स रेस्ट और इट्स ईदर एट यूनिफॉर्म मोशन. रेस्ट का मतलब ये है जो स्टेशनरी होगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, ये वाली सिचुएशन से ये रेस्ट पे नॉट मूविंग एट ऑल. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी. सही. कांस्टेंट वेलोसिटी का मकसद क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि ना डायरेक्शन चेंज हो रही होगी ना स्पीड चेंज हो रही होगी. अगर वो चल रहा था तो वो एक ही स्पीड पे चलता रहेगा और उसी डायरेक्शन के अंदर चलता रहेगा. मूविंग विद द सेम स्पीड in a specific direction. Moving with the same speed in a specific direction. This is what you mean by constant velocity and uniform motion. इस चीज को uniform motion बोलते हैं. क्योंकि uniform का word का मतलब ये होता है not changing, something that ain't changing. तो uniform motion means the movement is not changing. Speed है, constant है, direction है तो constant है. तो या तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगा हो. सही. मतलब अगर वो रेस्ट पे है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस सारी एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो वो वैसा ही रहेगा. जैसे एक टेबल है ग्राउंड पे रखी हुई है, उस रखी हुई है, वो एक कार है खड़ी हुई है. सही. उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं आ रही. हाँ, अगर किसी एक तरफ से आप उसे धक्का देना शुरू कर दे वो मूव करेगी. लेकिन अगर दोनों तरफ से कोई उसे पुश कर रहा हो तो तब भी खड़ी रहेगी. मतलब अगर ये बॉक्स है, समझ लीजिए कार है, एक बंदा यहाँ से धक्का दे रहा है उसे और यहाँ से धक्का दे रहा है उसको. इफ दे आर बोथ पुशिंग विद द एग्जैक्ट सेम फोर्स तो वो कोई रिजल्ट क्रिएट नहीं कर रहे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. इफ द कार वाज एट रेस्ट इट वुड स्टे एट रेस्ट. दोनों की तरफ से आने वाली फोर्स बराबर है. बोथ आर ट्राइंग टू पुश बाय 100 न्यूटन्स. ये चीज है. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी सामने आती है और उस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो इनर्शिया. न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर दूसरे अल्फाज में देखें ना तो ये भी कहता है कि an object resist the change in its state. एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टेट में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है. मतलब ये ना कि if it is at rest it will stay at rest, if it is in motion it will stay in motion. तो रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा. वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता. अगर आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे आप उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते. तो ये अपनी स्टेट को रिटेन करने वाली जो खुसूसियत है ना, इस खुसूसियत को, इस प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया बोलते हैं. Inertia is a property of a body that says that an object or a mass resists changes in its state. एक मास जो है अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करता है. If it's stationary, it want to stay stationary. वो रुका ही रहना चाहेगा. And if it is moving, it will
it wants to stay in that motion. If you want to bring a change in that, you cannot bring a change until and unless you exert some force. जब तक कोई force नहीं लगाओगे उस वक्त तक आप उसको change नहीं लाओगे. You have to forcefully change this state. आपको forcefully उसकी state change करनी पड़ेगी. वो खुद कुछ नहीं करने वाला. वो बस जिस हाल में उस हाल में रहना चाहेगा. तो इस property को आप inertia बोलते हैं. Inertia is the property of a body to resist certain changes. खास तौर पे सडन इसलिए क्योंकि नॉर्मल चेंज तो होता है लेकिन सडन चेंज पे ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नजर आता है. In the state of rest, or motion. So it's the property of mass that it wants to continue in its state. It's the property of mass that it wants to continue its state. इस चीज को आप इनर्शिया बोलते हैं. और ये चीज डिपेंड करती है मास के ऊपर भी. मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. एक लाइट ऑब्जेक्ट को रोकना या एक लाइट ऑब्जेक्ट को चलाना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक हैवी ऑब्जेक्ट को रोकने और चलाने से. मतलब अगर मिसाल के तौर पे एक कार खड़ी हुई है और साइड में एक बाइसाइकिल खड़ी हुई है और मैं आपको बोलूं कि ब्रिंग बोथ ऑफ देम इन अ मोशन, it would be quite easier for you to bring a bicycle in motion compared to the car standing beside it. तो क्या बोलेंगे सर कि the mass is huge, I need a large amount of force to bring this car in motion. जब भी तो उसमें इंजन लगाया गया. साइकिल में इंजन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी अपनी फोर्स काफी होती है साइकिल चलाने के लिए. और ना फिर साइकिल में भी बंदा इंजन लगा लेता. जब साइकिल में इंजन लगा तो वो मोटरसाइकिल बन गई. फिर आप हाई स्पीड अचीव कर पा रहे हो तो क्योंकि उस इतनी हाई स्पीड के लिए आप फोर्स जनरेट नहीं कर सकते. You need some engine, otherwise you'll get exhausted. So inertia depends upon mass. The greater the mass, the larger is the inertia. और ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि जैसे एक ट्रक को ब्रेक लगाया गया है तो उसके अंदर एक ह्यूज चंक ऑफ रॉक मौजूद था. तो ब्रेक्स गाड़ी पे तो लगे हुए थे इसलिए गाड़ी तो रुक गई, लेकिन वो जो स्टोन था उस पर कोई ब्रेक्स नहीं थे. तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करता रहना चाहा और वो कंटेनर को तोड़ के बाहर आ गया. इसी तरह when you're driving and you see some hazard or red light suddenly और आप suddenly brake jam करते हो तो what happens? You move towards the dashboard या steering, आप आगे की तरफ जाते हो क्योंकि your body was also in motion with the car. आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, you tried to stop the car, but if you're not wearing a seat belt तो फिर your body was not experiencing any braking force. आपकी बॉडी पे कोई ब्रेक करने के लिए फोर्स नहीं लग रही थी. तो your body continued in its state of motion and you ended up slamming on the dashboard. इसी तरह से if your car was stationary and suddenly you pressed on the accelerator तो आप क्या फील करते हो? You feel yourself being pushed back into the seat. क्यों? क्योंकि when you were stationary your body wishes to stay stationary. जैसे अगर कार आगे की तरफ स्पीड में बढ़ी तो आप एक्सपीरियंस करते हो भाई आपका मास आगे जाना नहीं चाह रहा, इसीलिए आप अपने आप को सीट की तरफ पुश होता हुआ फील करते हो. यू फील टू मूव बैकवर्ड्स. वो एक कॉमन सी एग्जांपल होती है ना, बुक के ऊपर कॉइन रखो, आहिस्ता आहिस्ता बुक को अगर मूव करो तो कॉइन साथ साथ मूव करेगा. बुक एकदम से तेजी से अपनी जगह से हिलाओगे तो बुक चली जाएगी, कॉइन नहीं हिलेगा अपनी जगह से क्योंकि कॉइन का जो मास है वो सडन चेंजेस को रेजिस्ट कर रहा है. आप बुक आराम से मूव कर रहे थे तो चलो स्लो एंड ग्रेजुअली तो मूवमेंट में चेंज आ रहा था, लेकिन सडन चेंज को कॉइन ने रेजिस्ट किया, वो वहीं रुका रह गया, बुक निकल गई उसके नीचे से.
कॉइन गिर जाता है. So this is the entire understanding of, you can say, inertia, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से सामने आती है. मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस इनर्शिया के बारे में बताता है कि कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. ये वाली जो बात है ना, ये इस प्रॉपर्टी के बारे में कहता है. अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो प्रोवाइड्स द सिचुएशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. जैसे अभी ये मैंने बोला था, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इक्विलिब्रियम की मिसाल है. अच्छा, इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं या इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम occurs when there is no resultant force on the body and the body undergoes no change in its state. सही कि बॉडी अपने स्टेट में कोई चीज लेके नहीं आ रही. सही. इक्विलिब्रियम का मतलब जनरल मतलब होता है बैलेंस, तवाज़ुन. उर्दू में अगर बोले तो उसका मतलब है तवाज़ुन, कि भाई बैलेंस आ गया. बैलेंस आने में क्या होता है भाई? राइट साइड लेफ्ट के बराबर हो गई, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर हो गई, तमाम चीजें इक्वल हो चुकी हैं. अब कहीं किसी तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई चीज किसी की डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगी, सब एक जैसे एक न्यूट्रल सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं. I'm not talking about conditions of equilibrium, I'm talking about type of equilibrium. अब दो तरीके के इक्विलिब्रियम्स होते हैं. एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक मींस स्टेशनरी. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर सिस्टम या आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, नो मोशन. डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपका सिस्टम यूनिफॉर्म मोशन में होगा. आपका जो सिस्टम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा. ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है. भाई है इक्विलिब्रियम, बैलेंस है, लेकिन स्टेशनरी वाला बैलेंस नहीं है, डायनामिक वाला बैलेंस है. सिस्टम मूव भी कर रहा है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रही उसकी. वो जिस हालत में था वो वैसा का वैसा ही है. जिस स्पीड पे था उसी स्पीड पे चल रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है. ये चीज आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाती है. इस तरह की सिचुएशंस को अचीव करने के लिए या इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दो कंडीशंस होती है. अगर ये दो बातें सेटिस्फाइड है तो उसका मतलब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body must be zero. तमाम फोर्सेस का सब जो सब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो जीरो होना चाहिए. सही. तो मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल जीरो. ये जो मैंने साइन बनाया है समेशन का साइन होता है. इसको दो हिस्सों के अंदर और सिंपलीफाई करके लिखा जा सकता है. सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x इक्वल जीरो एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल जीरो. x में कोई रिजल्ट आएगा ना, y के अंदर कोई रिजल्ट आएगा, दोनों डायरेक्शंस के अंदर आपके पास जो रिजल्टेंट आए वो जीरो हो जाएगा. इस जुमले का मतलब क्या है मैं हाईलाइट देता हूँ. इमेजिन करें आपके पास एक ये रिंग है, इस रिंग पे 5 फोर्सेस लग रही है, F1, F2, F3, F4 एंड F5. हर फोर्स उस रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है. सही. हर फोर्स रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त रिंग है रेस्ट पे. तो इसका मतलब तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो हुआ है. The result of all of the forces is zero. The resultant force in one is zero, so ring is stationary.
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं F2 हटा देता हूं, सही, आई हैव रिमूव्ड F2, where do you think this ring will move now? कहां मूव करना चाहिए इस रिंग को? मैंने F2 हटा दी। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में F2 के। बिल्कुल, एग्जैक्टली, इट्स सपोज्ड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू F2, सही, क्योंकि F2 उस ऑब्जेक्ट को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोक रहा था। जैसे ही आपने F2 रिमूव किया, मोशन शुरू हो जाएगी in the direction opposite to F2. If any of the forces is removed, the ring will move in the direction opposite to the force removed. फोर्स हटाइए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो रिंग मूव करना शुरू होगी। ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा उसी तरह मूव करता है। तो ये जो था, ये इक्विलिब्रियम तमाम फोर्सेस का सम जीरो होने का केस था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक बॉक्स के ऊपर 5-6 फोर्सेस जो है वो एक्सर्ट हो रही है, कुछ एक्स में लग रही है, कुछ वाई में लग रही है। मैं बोलता हूँ कि भाई हमारा सिस्टम जो है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, बॉक्स कहीं नहीं जा रहा, ये स्टेशनरी है। तो मुझे ये बताइए कि x और y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं x देखूं तो अलोंग द x एक्सिस तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अलोंग द x एक्सिस तमाम फोर्सेस का सम जो हमारे पास वो जीरो होना चाहिए। तो अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और फोर्स वेक्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव ट्रीट करूंगा। तो लेट्स से ये जो मैंने बनाया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको मैं पॉजिटिव ट्रीट करता हूँ, और पॉजिटिव वाई को, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव वाई ट्रीट करता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 10 और x बोथ आर एक्टिंग पॉजिटिव्स, तो वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, देन ऐड देमसेल्व्स अप। और 18 उसके अगेंस्ट लग रहा है, तो 18 जो है वो उसके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि वो इन दोनों के खिलाफ काम कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 10 प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल 0। 10 और x का सम जो है वो एक तरह से कह लो, ये भी इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 10 प्लस एक्स इक्वल्स 18। 10 और x एक तरफ 18 के बराबर होंगे, इस तरह लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 न्यूटन। कि भाई if you want to keep the system in equilibrium, this x must be 8 न्यूटन। अगर ये फोर्स 8 न्यूटन से कम हो जाए, अगर ये x 8 न्यूटन से कम हो जाए, तो हमारा जो बॉक्स है वो 18 न्यूटन की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राइट साइड पे मिसाल के तौर पे 8 न्यूटन के बजाय अब ये फोर्स कर दी मैंने 7 न्यूटन। तो राइट साइड पे जो फोर्स आ रही है वो 17 की आ रही है, लेफ्ट साइड पे जो फोर्स आ रही है वो 18 की आ रही है। ऑब्वियस कि भाई राइट साइड पे फोर्स कम है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 न्यूटन एक्स्ट्रा है। तो वो कहाँ मूव करेगा भाई? वो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर दे। 1 न्यूटन की फोर्स से लेफ्ट डायरेक्शन। इसी तरह से अगर 8 के बजाय मैं इस फोर्स को कर दूं 10 न्यूटन, तो अब राइट साइड पे जो फोर्स हो गई वो 20 न्यूटन की हो गई और लेफ्ट साइड पे 18 न्यूटन की हो गई। अब राइट साइड पे फोर्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 2 न्यूटन एक्स्ट्रा। ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करना शुरू कर देगा? राइट साइड में मूव करना शुरू कर देगा 2 न्यूटन की फोर्स से। यू गेट द आइडिया? यस सर। अगर मैं y को देखूं, मैं बोलूंगा भाई तमाम फोर्सेस y के अंदर में जीरो होनी चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम है।
तो मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस केस में 20 प्लस 30 दैट इज अपवर्ड, बाकी सारी डाउनवर्ड लग रही हैं, तो -y -25 -10 they'll be equal to 0, ऐसे लिख दो, या फिर ये लिख दो कि अपवर्ड इक्वल डाउनवर्ड, 20 प्लस 30 इक्वल्स y प्लस 25 प्लस 10। भाई जितनी फोर्स ऊपर लग रही है बराबर होनी चाहिए जितनी फोर्स नीचे लग रही है, दोनों एक ही बात है। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो गया 50, ये हो गया 35 15 न्यूटन्स। So you need to apply a force of 15 newtons in the y direction, ये y 15 न्यूटन्स होगी अगर ये सिस्टम y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है। अगर 15 से बढ़ जाएगी ये फोर्स तो दिस बॉक्स विल स्टार्ट टू फॉल, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और अगर ये फोर्स 15 न्यूटन से कम हो गई तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली, और ये बॉक्स ऊपर राइज करना शुरू हो जाएगा। गेट द आइडिया? Yes, sir. ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद इसमें एक छोटी सी और स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, लेकिन ये कंडीशन एक अगला चैप्टर है उसके अंदर वो डिटेल में पढ़ाया जाता है, वो है मोमेंट का चैप्टर। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कि भाई कंडीशन नंबर 2 ये है, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, मोमेंट किसे बोलते हैं इसका मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। मोमेंट बोला जाता है टर्निंग इफेक्ट को, कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ये रॉड है, सही, एंड लेट्स से ये रॉड यहाँ सेंटर से पिवट हुई हुई है, लेट्स टेक अ सीसॉ, एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है। F1 is trying to move or rotate this seesaw in the anti-clockwise, in the clockwise direction, and F2 is trying to move the seesaw in the anti-clockwise direction. ये जो रोटेशन का इफेक्ट होता है ना फोर्स की वजह से, इसको मोमेंट बोला जाता है। F1 जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है, F2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन ये है कि आपके मोमेंट्स का सम भी 0 होना चाहिए। जितनी ताकत से वो राइट साइड की तरफ से वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी जितनी ताकत से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर उतनी ही ताकत से एंटी क्लॉकवाइज में अंदर भी रोटेशन आ जाएगी तो फिर आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, वो कहीं नहीं रोटेट कर सकेगा। तो ये है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तमाम मोमेंट्स का सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन है जिसको आप दूसरे अल्फाज में बोलते हो भाई क्लॉकवाइज मोमेंट must be equal to anti-clockwise moments। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताता था, न्यूटन का सेकंड लॉ इसका सीक्वल है, समझ लो। सीक्वल इन द सेंस, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम ना हो, अगर रिजल्टेंट फोर्सेस 0 ना हो, देन व्हाट, सही, उस वक्त क्या होगा। तो इस वक्त हमारे पास स्टेटमेंट जो न्यूटन के सेकंड लॉ की आती है, पहले मैं एक उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर एक सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट लिखता हूँ। पेपर में कोई सी भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो जनरली आपको कही जाती है वो ये है कि भाई
if a result force acts on an object of constant mass m, अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है जिसका मास फिक्स्ड है, मास कम ज्यादा नहीं हो रहा, the object would accelerate in the direction of resultant force. आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन में जहां रिजल्टेंट फोर्स लगेगी। मैं ये नहीं बोल रहा मूव करेगा, मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेट करेगा, मतलब अपनी स्पीड चेंज करेगा उस तरफ। और ये सिर्फ स्पीड अप वाली एक्सेलरेशन नहीं है, ये स्पीड चेंज वाली एक्सेलरेशन, कि जहां पे भी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी आपका ऑब्जेक्ट उसी जानिब अपनी वेलोसिटी चेंज करना शुरू कर देगा। अगर वो आगे जा रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स आगे आ जाए, तो वो आगे की तरफ अपनी स्पीड चेंज करेगा, यानी स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। अगर रिजल्टेंट फोर्स पीछे आ जाए, जहाँ वो आगे रहा था रिजल्टेंट पीछे आ गया, अब वो पीछे की तरफ अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, तो नतीजे में क्या होगा, वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। कि जहाँ वो आगे रहा था लेकिन चेंज वो पीछे की तरफ कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं वापस पीछे की तरफ जाऊँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड में ड्रॉप आएगा। ये भी हम आगे देखेंगे। इसकी जो सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है, जो ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, वो ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रिजल्टेंट फोर्स is directly proportional to acceleration and is in the same direction and acceleration is in the same direction as the resultant force. सही, ये पहली बात, रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसी डायरेक्शन में रहेगी एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आएगा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, you add a mass over here, the formula becomes F net equals ma. ये F equals ma नहीं होता कभी भी, हमेशा याद रखना, ये हम अक्सर गलती करते हैं, we write F equals ma। सही है, it's not F equals ma, do not remember it as F equals ma, remember it as F net equals ma, resultant force equals mass time acceleration। क्योंकि it's highly unlikely कि किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगे, दो दो तीन तीन फोर्सेस लग रही होती है, आप उसका रिजल्ट निकालते हो और फिर उस रिजल्ट को इस एफ नेट की जगह रखते हो। और रिजल्ट निकालने का तरीका क्या होता है भाई, जितनी फोर्सेस है, कुछ फॉरवर्ड कुछ अगर कुछ बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड फोर्सेस में से बैकवर्ड फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कि भाई अगर मेरे पास एक कुछ बॉक्सेस में यहाँ बना देता हूँ पहले, सही, इसके ऊपर हम जरा रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। पहला केस, ये 10 न्यूटन्स, ये 15 न्यूटन्स, रिजल्टेंट मांगा जा रहा है भाई। रिजल्टेंट क्या है, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे 25 न्यूटन्स। इसी तरह 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, आप चाहे इनको माइनस ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5 प्लस -10, that will give you -15 न्यूटन्स। ये रिजल्टेंट आ गया। इसी तरह से 10 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स, 5 न्यूटन्स, तीन फोर्सेस आ गई, कुछ फॉरवर्ड कुछ बैकवर्ड। रिजल्टेंट चाहिए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दीजिए,
10 प्लस 20 दोनों फॉरवर्ड, -5 दैट इज बैकवर्ड, क्योंकि वो इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है। ये हो जाएगा 25 न्यूटन। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स हो गई। इसी तरह से न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड्स, बैकवर्ड में एक 4 और एक 8, ये दो लग रही है। रिजल्ट हो गया -2 न्यूटन। तो जब भी रिजल्टेंट निकालना है आप फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स कर सकते हो, आपको रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बस मामला ये है न्यूटन का सेकंड लॉ का कि भाई जहां रिजल्टेंट फोर्स आए एक्सेलरेशन वही होगी। जैसे पहले केस में रिजल्टेंट फोर्स आगे आ रही थी तो भाई सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इसमें रिजल्टेंट फोर्स पीछे आ रही थी तो भाई सिस्टम पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इसी तरह रिजल्टेंट फोर्स आगे आ रही थी, एक्सेलरेशन आगे, पीछे आ रही थी यहाँ पे रिजल्टेंट, तो एक्सेलरेशन आपकी इस केस में पीछे की तरफ। तो जहां रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन के अंदर आपकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बता दो। So but remember that there needs to be a net force on a body to produce a change in its momentum or motion. Momentum, sorry, गलत बोल दिया मैंने। If the resultant forces turn out to be zero, the object will continue in the state of equilibrium. अगर रिजल्टेंट जीरो हो जाता है तो इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा हो, और अगर मूव कर रहा था तो एक ही स्पीड पे चलता रहेगा। अच्छा, अपोजिंग फोर्सेस जो होती हैं किसी ऑब्जेक्ट को कह लो कि उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट काम करने वाली, दे आर यूजुअली ईदर फ्रिक्शन और दे आर एयर रेजिस्टेंसेस। ये दो फोर्सेस है जो मूवमेंट के अगेंस्ट में काम करती है, जो ऑब्जेक्ट को स्लो करने का काम कर रही होती है। एक आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है और एक आपके पास एयर रेजिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट जहां भी मूव कर रहा होगा ये फोर्सेस उसके अगेंस्ट में होंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, दो स्टूडेंट्स के ऊपर लगा के दिखाइए भाई फोर्सेस दो साइड्स पे टग ऑफ वॉर चल रही है। एक साइड पे जो फोर्स जनरेट हो रही है वो 100 की हो रही है और अगली साइड पे जो फोर्स जनरेट हो रही है वो 200 की हो रही है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड किया तो रिजल्ट 100 न्यूटन का लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब द टीम ऑन द लेफ्ट इज गोइंग टू पुल द एंटायर टीम ऑन द राइट बाय अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। और अभी हमने साइन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की कंसीक्वेंसेस के ऊपर बात देख ली कि रिजल्टेंट फोर्स का जो रिजल्ट होता है वो किस टाइप की कंसीक्वेंस को क्रिएट करता है। बस यहाँ पे थोड़ी सी बात को और मैं वो करना चाहूंगा हाईलाइट। अज्यूम कीजिए कि शुरू के दो केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था और ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव आता है, कैसे पॉजिटिव आता है भाई, फोर्सेस लग रही हैं ऐसे 10 न्यूटन्स, 5 न्यूटन्स, बैकवर्ड फोर्स 6 है। रिजल्टेंट आ रहा है 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 6 इज 9 न्यूटन्स। रिजल्टेंट पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा होगा आपका, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, तो आपका सिस्टम उसी डायरेक्शन में स्पीड चेंज करेगा, एक्सेलरेशन वही आएगी। इस वक्त ऑब्जेक्ट जा भी आगे की तरफ ही रहा था,
ऑब्जेक्ट आगे की तरफ ही जा रहा था, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बॉक्स एक्सेलरेट करेगा। मोशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में मिल गई है, तो जहां भी आगे की तरफ रहा था रिजल्टेंट भी आगे की तरफ आ गया। इसी तरह से 10 न्यूटन्स, 5 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स। यहां पे अगर मैं एफ नेट निकालूं, एफ नेट नेगेटिव आएगा। कितना भाई? -5। ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा था, रिजल्टेंट भी पीछे की तरफ आया, ऑब्जेक्ट फिर एक्सेलरेट करेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर मूवमेंट और रिजल्टेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो सिस्टम अपनी स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि वो जहां मूव कर रहा होता है फोर्स उसे उसी तरफ मूव कराने की कोशिश करती है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि स्पीड उस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाती है, फोर्स उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर रही, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उल्टा उसकी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। जब वो आगे जा रहा था रिजल्टेंट आगे ही आ रही थी, स्पीड बढ़ जाएगी। जब वो पीछे जा रहा था और रिजल्टेंट पीछे की तरफ ही आ रही थी, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। दोनों केसेस में उसकी मूवमेंट को सपोर्ट मिली। दूसरी डायग्राम की केसेस को अगर हम देखें कि भाई ये 10 न्यूटन्स, ये 15 न्यूटन्स। अब आपका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? -5 न्यूटन का। ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था, सही, स्मॉल रेड एरो ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन रिजल्टेंट आई नेगेटिव, रिजल्टेंट आया इस तरह। अब बॉक्स डिसेलरेट करेगा। क्यों डिसेलरेट करेगा? क्योंकि भाई आपके मूवमेंट के अगेंस्ट में रिजल्टेंट आ गई। Object was moving in the forward direction, but the result of the forces is in the backward direction. It means the forces are trying to move the object back. उसको लेफ्ट साइड पे ले जाने की कोशिश कर रही है फोर्सेस, हालांकि वो जा कहा रहा था, वो राइट साइड पे जा रहा था। तो अब फोर्सेस मोशन के अगेंस्ट में काम कर रही है, नतीजा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड गिर जाएगी, इट विल स्लो डाउन। और इसी तरह यहाँ पे 10 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स, 8 न्यूटन्स। तो यहाँ पे जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपके पास रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, और कितना पॉजिटिव आएगा भाई? 25 राइट पे आ रहा है, 8 लेफ्ट पे जा रहा है, तो 17 न्यूटन्स का पॉजिटिव इफेक्ट है। ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन द लेफ्ट, your result is on the right. Again the box decelerates. अपने तमाम इल्यूजन है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। भाई if motion and resultant force in the same direction, object speeds up. But if in opposite direction, object slows down. लॉजिक हमने वैसी समझ ली थी अभी कि भाई अगर एक ही डायरेक्शन में आपको मिल जाए रिजल्ट
ऑन मोशन तो फोर्स सपोर्ट करेगी उसको, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। अगर रिजल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो फोर्स अपोज करेगी उसे, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, इसलिए स्पीड गिर जाती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर ये जो आपने लास्ट बॉक्स है जिसके अंदर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा है और डिसेलरेट करेगा बॉक्स, हाँ, तो सर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कैसे करेगा? बिकॉज 8 न्यूटन इज वेरी लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं एनर्जी। करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। असल में मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिस्टम चल रहा था पहले से लेफ्ट डायरेक्शन के जी सर। अंदर, और मैंने उसके ऊपर ये वाली फोर्सेस एकदम से अप्लाई कर दी। इस फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं हुई है वहां पे, वो मूव पहले से उस तरफ कर रहा था, इट वाज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सडनली दीस थ्री फोर्सेस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दैट ऑब्जेक्ट। 10 न्यूटन और 15 न्यूटन राइट पे आ गई, 8 न्यूटन लेफ्ट पे आ गई उसकी मूवमेंट के दौरान। तो मैंने ये पूछा कि अब बताइए अब क्या होगा उसके साथ, तो उसमें मैंने बोला था अब ये स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जा पीछे की तरफ रहा था लेकिन जो रिजल्ट आया फोर्सेस का वो राइट साइड पे आ गया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। जी सर। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले आप। नहीं सर, बस इसी की कंफ्यूजन थी। ठीक है, आज का लेसन हम यहीं पे रखते हैं। सर नेक्स्ट वीक जो है न्यूटन के सेकंड लॉ और आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम थर्ड लॉ के वाले बात चीजों पर बात करेंगे। ओके, श्योर। अभी मैं थैंक थोड़ी यू। देर में फ्री होके हाफिज। आपको फाइल भी भेज देता हूँ। जी ओके, सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।